हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जो आर्मी अग्निवीर की 6000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, उसके नेक्स्ट पार्ट को देख रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा था और इस वाले पार्ट में हम साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। ये जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, ट्रेड्समैन सभी पोस्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है। पहला प्रश्न क्या है? प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है। यहां पे देखें, द्रव्यमान, कार्य, खगोलीय दूरी, लघु समय अंतराल। तो किसकी इकाई है? तो ये खगोलीय दूरी की इकाई है। सबसे पहले हम प्रकाश वर्ष को समझ लेते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है, वो क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। बहुत लंबी दूरी होती है, ये एक प्रकाश वर्ष होता है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खगोलीय दूरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। गाय के दूध का एक समृद्ध स्रोत है। गाय का दूध जो होता है वो किसका समृद्ध स्रोत होता है? तो ये विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है। किसका? विटामिन ए का। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाय के दूध में, इसलिए फायदेमंद भी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन मेटाफॉस्फेट और इनमें से कोई नहीं। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये कार्बनिक यौगिक होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण होती है? हवा प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो यहां पे देखें, ल्यूकेमिया, अस्थमा, रियूमेटिज्म, घेंघा। तो कौन सी बीमारी होती है? अमूमन हवा प्रदूषण के कारण फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है, और वो कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा। यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा अस्थमा। ऑप्शन में देखें, ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, और घेंघा में गले में अप्रत्याशित रूप से गले का साइज बढ़ जाता है तो वो घेंघा कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु है। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, तांबा, चांदी, लोहा, सोना। तो कौन सी धातु? तांबा उपयोग में लाई गई थी। हड़प्पा काल में ही इसकी खोज हो गई थी। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में कौन सी धातु लाई गई थी? वो तांबा, कापर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? यहां पे ऑप्शन में देखें, हीरा ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, एंथ्रेसाइट ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेनाइट ये भी ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है। यहां पे देखें, ग्रेफाइट ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यहां पे सुचालक ही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपर रूप होता है, तो इस तत्व को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? ये कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन जिन्हें बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के द्वारा सबसे अधिक कार्बन के साथ यौगिक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद परत की एक सफेद परत जम जाती है। आप केतली में देखे होंगे, जब पानी को उबालते हैं तो उसके आंतरिक में एक सफेद कलर की परत जम जाती है। वो किसकी परत होती है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, या कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स। तो किसकी परत होती है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं, जो सफेद कलर की केतली के अंदर परत जमती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पाश्चर, अरस्तु, मेंडल, डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने ये विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को। इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्ट्रोथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्ट्रोथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये लेनेक ने किया था। फ्रांस के चिकित्सक हैं जिन्होंने स्ट्रोथोस्कोप का आविष्कार किया था, और ये मानव शरीर की जो आंतरिक ध्वनियां होती हैं उसको सुनने के काम में आता है स्ट्रोथोस्कोप।
तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेनेक। नेक्स्ट देख लेते हैं, विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की एक शाखा है न्यूरोलॉजी, उससे कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है, स्नायु तंत्र, सीना, आंखों, पसलियों। तो कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है, तो स्नायु तंत्र का, नर्वस सिस्टम का इसमें अध्ययन किया जाता है, किसमें, न्यूरोलॉजी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशगति का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की कौन सी वह शाखा है जिसमें अनुवांशिक लक्षणों और उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो कौन सी शाखा है, इकोलॉजी, साइंटोलॉजी, जियोलॉजी, जेनेटिक्स। तो विज्ञान की वो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के द्वारा हम अनुवांशिक लक्षणों और उसकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। तो कौन सा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसे भविष्य का तत्व कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है, एक्चुअली यहां पे गलत हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन, पोटेशियम, प्लेटिनम, फॉस्फेट। तो ये हाइड्रोजन को किसे, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। सूर्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये है हाइड्रोजन, ये लगभग 90% पाया जाता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे हीलियम आता है, वो लगभग 9% पाया जाता है। तो सूर्य में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है। कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा धातु को क्या बनाया जाता है, अचुंबकीय बनाया जाता है, नॉन मैग्नेटिक बनाया जाता है। वो कौन सी क्रिया है, डिगोडिंग, डिमैग्नाइजेशन, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी क्रिया है, डिमैग्नाइजेशन, इसको याद रखिए। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो क्या होता है, डायनेमो एक ऐसा उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहां पे ऑप्शन में देखें, ताप विद्युत प्रवाह, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऊर्जा संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको याद रखिए। और क्या कार्य करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं उसमें विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो ये सोलर सेल होते हैं। जो सौर सेल होते हैं ये विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं कृत्रिम उपग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक खगोलीय इकाई दूरी कौन सी होती है। खगोलीय इकाई दूरी क्या होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, सूर्य और सभी ग्रहों के बीच की दूरी। तो इसमें जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है ये क्या होती है, एक खगोलीय इकाई दूरी कहलाती है। तो इसको याद रखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है, एक खगोलीय इकाई दूरी है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है। एम्पियर के द्वारा क्या मापा जाता है, वोल्टेज मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है, प्रतिरोध मापा जाता है, पावर मापा जाता है। तो एम्पियर के द्वारा ये क्या मापा जाता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस तत्व का बना होता है, कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन। किस तत्व का बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना है। इस बार जो प्रश्न का लेवल है वो थोड़ा सा आसान रखा गया है। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी प्रश्नों का लेवल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, घरेलू विद्युत उपकरणों में जो सुरक्षा फ्यूज होता है, फ्यूज तार होता है, वो उसमें जो तार यूज करते हैं वो किस, उसमें क्या गुण होने चाहिए, गलनांक कम हो, प्रतिरोध कम हो, चालकता कम हो, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत उपकरण में सुरक्षा फ्यूज का तार होता है उसमें गलनांक कम होना चाहिए। गलनांक कम होने से यदि कोई विद्युत उपकरण में कोई प्रॉब्लम है तो गलनांक कम होने से वो गल जाएगा, आगे की सर्किट को ब्रेक कर देगा और विद्युत उपकरण सुरक्षित रहेंगे। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गलनांक कम होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं,
ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? सबसे पहले ओम के नियम को समझते हैं। नियत ताप पर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम इसको फॉर्मूले से समझें तो I इक्वल टू V अपॉन R। I क्या हो गया? धारा, प्रवाहित होने वाली धारा। V वोल्टता हो गया और R क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। इसका इकाई जो होता है ओम होता है, इसको भी याद रखिए। तो यहां पे प्रतिरोध का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ये धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा और वोल्टता। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारी जल का अणुभार है। भारी जल का अणुभार क्या होता है? तो ये 20 होता है। भारी जल का अणुभार क्या होता है? 20 होता है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है भारी जल, इसको D20 के नाम से भी जानते हैं। तो भारी जल का अणुभार क्या होता है? 20। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो ये हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। चार्ल्स बाबेज कंप्यूटर के पिता बोले जाते हैं, कंप्यूटर की खोज किए थे इन्होंने, फादर ऑफ कंप्यूटर। प्रिस्टले, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज किया था। तो इन तथ्यों को भी याद रखिए, प्रिस्टले ऑक्सीजन, कैवेंडिश हाइड्रोजन और चार्ल्स बाबेज कंप्यूटर के पिता। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस प्रयुक्त की जाती है। उसका जो मुख्य कारण होता है, बल्ब की आयु को बढ़ाता है। आर्गन गैस जो होती है ऑक्सीजन को टंगस्टन तार के संपर्क में आने नहीं देता, जिससे टंगस्टन तार की लाइफ बढ़ती है और बल्ब की आयु बढ़ाने में इसको मदद मिलती है। इसलिए आर्गन गैस का प्रयुक्त किया जाता है। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। उसका फिलामेंट जो वो होता है वो टंगस्टन तार का बना होता है। इन दोनों तथ्यों को याद रखिए। और कारण क्या होता है? बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर में हम रेशम कीड़ों का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में पादप वगैरह जीवों पादपों का अध्ययन करते हैं। तो इन तथ्यों को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए इनमें कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? यहां पे ऑप्शन में देखिए तो नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस, चिपको। कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है? तो ये ग्रीन पीस है। कौन सी एजेंसी? ग्रीन पीस। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा में की गई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है? नीदरलैंड में है। नासा की बात करें तो ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। चिपको की बात करें तो ये चिपको 1970 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक आंदोलन था, जिसको चिपको आंदोलन कहा गया है। तो इन तथ्यों को भी याद रखिए। यहां पर पूछा गया पर्यावरण संरक्षण, तो कौन सी कई काम करती है? कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है? ग्रीन पीस। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? जो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो किस वर्ष मनाया जाता है? 71, 72, 73, 74। तो किस दिवस मनाया जाता है? ये 74 में मनाया जाता है। और किस दिन? 5 जून। ये डेट भी याद रखिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के देख लीजिए। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क जो होता है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। और यह किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, प्रोटीन संबद्ध हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो। तो यहां पे जो बी ऑप्शन है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, इन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। जो पर्यावरण के प्रति क्या होता है? मैत्रीपूर्ण होता है, इको फ्रेंडली होते हैं, उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? BIS, भारतीय मानक ब्यूरो। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। इस तरह से आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।